हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखने वाले करंट अफेयर। मैं माउस को थोड़ा बाजू में रखता हूँ। तो आज हम देखने वाले करंट अफेयर्स में हम टॉप 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे आज हम। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ये 3 काम आपको करने हैं, तो प्लीज़ जल्दी से कर देना। तो इससे क्या होगा, अगर आप सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा देते तो हमारा हर नई अपडेट आपके पास पहुंचती रहेंगी। और आप लाइक कर देते तो हमारा मोटिवेशनल बढ़ेगा, और आप शेयर कर देते तो बहुत लोगों को ज्ञान हो जाएगा कि टॉप 10 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, करंट अफेयर के बारे में सबको पता चल पाएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये करंट अफेयर। तो फर्स्ट देखिए क्या है, विश्व में सबसे बड़े चालू खाता अधिशेष के लिए चीन निकला जर्मनी से आगे। तो ये देखिए, ये है चीन का फ्लैग। ये जो चीन है, ये है ना, विश्व के सबसे बड़े चालू खाते अधिशेष के लिए चीन जर्मनी से आगे निकला है। तो इधर देख सकते हैं आप, मिनिमम सिटी इंस्टीट्यूट के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया के सबसे बड़ा चालू खाता अधिशेष वाला देश बनने के लिए चीन ने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। तो ये था। तो चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट। तो इसके बारे में हम और जान लेते हैं। तो ईफो का फुल फॉर्म क्या है? सूचना और फॉर्चून। ईफो है इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश से बना जैसे इंफॉर्मेशन फॉर्चून। यह है ईफो का इंग्लिश का मतलब। और इधर पढ़ सकते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च म्यूनिख जर्मनी में स्थित एक शोध संस्था है जो आर्थिक नीति का विश्लेषण करता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक म्यूनिख रिसर्च म्यूनिख, ये कहाँ की संस्था है? ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका इसका आंसर क्या है? जर्मनी। कहाँ की संस्था है? जर्मनी की संस्था है। तो इतना आपको ये आ सकता है, तो ये आपको याद करना है, बस इतना ही। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इस बारे में क्या दिया है। तो नेक्स्ट है संयुक्त राज्य। ये देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा चालू खाता घाटा वाला देश बना रहा। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे आप सभी को पता है, अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है और सबसे ज़्यादा पैसे वाला और आर्मी वाला देश है। तो ये खाता घाटा देश बना रहा है, जिसमें 2020 में लगभग $635 बिलियन के तीसरे भाग आर्थिक उत्पादन का 3.1% था। जापान $158 बिलियन के चालू खाता अधिशेष के साथ तीसरे स्थान पर है। तो आपको ये एक याद रखना है कि जापान कितने स्थान पर है। तो वो है कि तीसरे स्थान पर है। तो आप देख सकते तीसरे स्थान पर है। और ये 3.1% आर्थिक उत्पादन का 3.1% था। ये आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट सेकंड है कि मंगोलिया प्रधानमंत्री खुरलसुख और उनकी सरकार ने दिया इस्तीफा। ये बड़ी न्यूज़ चल के आ रही है कि मंगोलिया प्रधानमंत्री खुरलसुख, कौन है? खुरलसुख और उनकी सरकार ने दे दिया इस्तीफा। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो जान लेते पहले। तो ये देखिए, आप इधर देख सकते, मंगोलिया के प्रधानमंत्री खुरलसुख ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार के प्रबंधन पर विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक नाराजगी के बाद अपनी पूरी सरकार के साथ इस्तीफा दिया है।
तो ये आप देख सकते हैं। तो इधर आप देखिए 52 वर्षीय उकना ने 4 अक्टूबर 2017 से 21 जनवरी 2021 तक मंगोलिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। ये आपको याद रखना है कि खुरल सुकुकना इन्होंने कब तक प्रधानमंत्री रह के मंगोलिया का कार्य किया है। तो आप इधर देख सकते हैं 4 अक्टूबर 2017 से 21 जनवरी 2021 तक। ये आपको याद रखना है इतना। तो ये याद होने के बाद याद रखना है ये आपको पूछा जा सकता। तो आप इधर देख सकते हैं खुरल सुक्की मंगोलियाई पीपुल्स पार्टी द्वारा नियंत्रित संसद ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने के लिए भारी मतदान किया। तो इधर आपको याद क्या रखना है, तो इधर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि खुरल सुक्की मंगोलिया पार्टी कौन सी थी। जैसे ये पर यहाँ पर दिया है पीपुल्स पार्टी, तो ये आपको याद रखना है पीपुल्स पार्टी। ये सिर्फ याद रखना है, ये भी आ सकता है आपको एग्ज़ाम में, तो ये याद रखना है। ये याद कीजिए। और इधर आप देख सकते हैं ये है खुरल सुक, ये है खुरल सुक स्पीच देते हुए दिख रहे हैं। तो यही है खुरल सुक मंगोलिया के प्रधानमंत्री। तो चलो अब 3 करंट अफेयर के थर्ड पर जाते हैं। तो थर्ड है देखिए इधर आप देख सकते हैं सारे दोस्तों, यूपी सरकार ने युवाओं के लिए लॉन्च किया उद्यम सारथी ऐप। तो इधर उसके बारे में और जान लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो इधर आप देख सकते हैं ये है योगी आदित्यनाथ। और क्या दिया है, और दिया है 24 जनवरी 2021 को राज्य के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत की है। तो सॉरी दोस्तों, इधर 71वां आ गया, लेकिन हमारा चल रहा है 72nd रिपब्लिक डे चल रहा है। तो इधर गलती से 71 आ गया। तो इसमें देखो ये क्या बताए कि ऐप से युवाओं को राज्य भर में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी मिल सकेंगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ये आप इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। इससे आपको स्वरोजगार और नौकरी के बारे में जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। इस ऐप को भी आप डाउनलोड कीजिए। इसका आइकन कैसे है मैं आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं उसका आइकन दिया है। तो ये देखिए इसका ऐसा आइकन रहता है। मुझे भी ठीक से पता नहीं है, तो ये आई थिंक यही रहता है। और ये रहता है उद्यम सारथी ऐप, और ये सिर्फ 11 MB का है। और अभी तक देखिए इसे 4.8 स्टार है और 500+ लोगों ने डाउनलोड किया है। तो आप भी इसे डाउनलोड कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर की तरफ। तो दोस्तों, तो करंट अफेयर में फोर्थ चल रहा है हमारा, फोर्थवा करंट अफेयर। तो इधर आप देख सकते हैं हरिद्वार की किशोरी सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की 1 दिवसीय CM। ये जो आपको दिख रही है लड़की, ये इसका नाम है किशोरी सृष्टि गोस्वामी। ये हरिद्वार की है, 19 वर्ष की है। इसका आयु चल रहा है 19 वर्ष। और ये बाल दिवस पर एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है उत्तराखंड की। तो ये एक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए 6th है हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021। तो ये है। और इसके देखिए इसके बारे में वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP। तो इसका आपको आ सकता है कि PMRBP का फुल फॉर्म क्या है। तो आप बता सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये एक आपको आ सकता है। तो ये एक याद रखिए कि आप
इस साल ये कितने बच्चों को दिया गया? तो इस साल ये दिया गया है 32 केंद्र शासित प्रदेश के 32 जिलों के 32 बच्चों को दिया गया है। कितने? 32 बच्चों को, यानी हर जिले में से एक बच्चे को दिया है। तो ये एक याद रखिए आप। तो चलिए बढ़ते हैं। तो ये देखिए, आप इधर देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये इसका आइकन है। देखिए इधर आप देख सकते हैं, इसका आइकन है। और इधर देखिए क्या लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इधर लिखा है RMRBP अवार्ड भारत सरकार द्वारा नवोन्मेष विद्वानों, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को दिया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अवार्ड किन बच्चों को दिया जाता है। तो फिर से मैं बताता हूँ कि ये सरकार द्वारा नवोन्मेष विद्वानों को खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक और बहादुरी के क्षेत्र, समुद्र क्षमता व उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ये खेल, एक तो खेल में दिया जाता है, और तो संस्कृति, कला में, सामाजिक सेवा में, बहादुरी के क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो देखिए 7th ये बढ़कर राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। तो हम सभी को पता है आज 25 जनवरी, और यहाँ पर लिखा है 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये आज 26 जनवरी है। आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मैं आज आपको 25 जनवरी की करंट अफेयर बता रहा हूँ। तो इधर देखिए, ये नेशनल वोटर्स डे है आज। तो ये किस लिए मनाया जाता है? तो भारत के अधिक युवा, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, भारत अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मतदाता नेशनल वोटर्स डे क्यों मनाया जाता है? तो आप ये बता सकते हैं कि भारत अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रति वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आप अगर ये लिखेंगे प्रतिवर्ष 25 जनवरी, तो आपको आपके पॉइंट आने का ज़्यादा मतलब है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपको क्यों मनाया जाता है पूछा था, लेकिन उसके साथ साथ आपने बता दिया कि कब मनाया जाता है। तो आपको पक्के से पूरे पॉइंट मिल सकती। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है इसी के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो देखिए क्या है। तो ये है 2020। तो इधर आप देख सकते हैं ये क्या लिखा है। तो ये कि 2021 को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। तो ये आप याद रखिए, 2021 को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। तो कितना कितवा हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे, तो 11वां, ये कह सकते हैं। और NVD 2021 का विषय है मेकिंग आवर वोट्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फोर्ड, अर्थात मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना, यह इसका असली उद्देश्य। तो और क्या लिखा है देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI के स्थापना दिवस अर्थात 25 जनवरी 1950 को मनाने के लिए 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इधर आप देख सकते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग ECI के स्थापना दिवस, जब ECI की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, 2011 से प्रतिवर्ष, तब है ना, तब 2011 में हमारी सरकार ने थिंकिंग किया कि प्रतिवर्ष 25 जनवरी को देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। तो देखिए, तो 8 वाले है कि भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। आज बहुत सारे दिन हैं, तो यही एक उसमें से भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इधर आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस
25 जनवरी। तो इधर आप उसका ये वाला आइकॉन रहते हैं नेशनल टूरिज्म डे। तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये याद रखिएगा। तो चलो और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो इसके बारे में और देख सकते हैं आप इधर आप देख सकते हैं यह दिन पर्यटन और इसके सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्य के महत्व पर वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। एक याद रखिए, ये पॉइंट आप याद रखिए या लिख के लीजिए। अब हम इस पे जाते हैं। भारत पर्यटन के कई रूप जैसे सांस्कृतिक प्रकृति, विरासत, शैक्षिक व्यवसाय, खेल, ग्रामीण चिकित्सा, क्रूज और पर्यावरण पर्यटन प्रदान करता है। ये भी आप याद करिए। और देखते पर्यटन को बढ़ावा देने और विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत में नोडल एजेंसी है। यह केंद्रीय, राज्य एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ भी समन्वय करता है। इस मौसम का साइड में रखते। तो इधर आप देख सकते हैं पर्यटन को बढ़ावा देने और विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत में नोडल एजेंसी है। ये क्या है? नोडल एजेंसी। आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। तो ये नोडल एजेंसी है। तो और ये आप याद रखिए कि पर्यटन को बढ़ावा देने और विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण के लिए पर्यटन मंत्रालय में क्या है? तो है नोडल एजेंसी। क्या है? नोडल एजेंसी। तो चलो, तो इधर आप देख सकते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इधर देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया। तो इधर आप देख सकते हैं महासभा ने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया। तो किस लिए मनाते हैं? तो शांति और विकास के लिए हम मनाते हैं। तो ये एक याद रखिएगा आप। तो चलो बढ़ते हैं इसके बारे में और हम जान लेते हैं इन्फॉर्मेशन। तो इधर आप देख सकते हैं विकास में शिक्षा की भूमिका के उपलक्ष्य के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 दिसंबर 2018 को पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2021 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। तो ये आपको याद रखना है कि पहली बार आपको ये आ सकता है कि पहली बार शिक्षा दिवस कब मनाया गया था, ये आपको आ सकता है। तो इसका आंसर है कि 24 जनवरी 2019, ये आपका आंसर है। तो ये आपको याद रखना है 2019 और ये 2019 ये साल सिर्फ याद रखना है। और 24 जनवरी ये तो हर साल ही 24 जनवरी को करते हैं, लेकिन 2019 है आपको मेन याद रखना है। तो चलो बढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा है। तो तीसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय रिकवर एंड रिविलीज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन होगा। तो इधर आप देख सकते हैं। तो कल जो मतलब परसों जो 24 जनवरी को शिक्षा दिवस मनाया गया, तो उसका मेन मकसद क्या है? रिकवर एंड रिविलीज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, यह है इसका असली मकसद। अब हम बढ़ते हैं इसके बारे में। नीचे क्या दिया है देखते हैं। तो नीचे दिया है इधर, अब रिकवरी केंद्र में शिक्षा और आजीवन सीखने को स्थान देने के लिए सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ाकर शिक्षा अधिकार का समय है।
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इधर तो इधर आप देख सकते हैं वासुकी नामक, ये जो है ये 10th चल रहा है हमारा। रुक जाए इधर, ये चल रहा है हमारा 10th। तो इधर क्या लिखा है, वासुकी नामक इस गाड़ी ने भिलाई और कोरब के रेलवे स्टेशन के बीच 224 किलोमीटर की दूरी लगभग 7 घंटे में तय की। तो ये है कि इसने वासुकी नामक इस गाड़ी ने, ये एक रेलवे है, इसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसने 224 किलोमीटर दूरी लगभग सिर्फ 7 घंटे में पूरी की है। तो ये इसका एक नया रिकॉर्ड बन गया है। तो ये और क्या दिया है, 5 मालगाड़ियों के लंबे हॉल रेक के 300 वैगनों से युक्त वासुकी एक पायलट, एक सहायक लोको पायलट और एक गार्ड की मदद से चली। तो इसमें यह देखिए 300 वैगनों से संयुक्त वासुकी एक पायलट यानी ट्रेन चलाने वाला, एक सहायक लोको पायलट, एक मदद के लिए पायलट और एक गार्ड की मदद से ये इतनी दूरी इसने तय की है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो बेल आइकन आ रहा है इसको दबाना मत भूलिए, जिससे हमारी हर नई अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। तो इस सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो हमारा चैनल का आइकॉन दिख रहा है ये स्टडी न्यू, इसके सामने आपको ऐसा नाम दिखेगा इसका, स्टडी न्यू के नीचे आपको एक लाल बटन दिखेगा, उसका नाम होता है सब्सक्राइब, ये सबको पता है। इसको आप इसे क्लिक करेंगे एक बार एक बार इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद ऐसा आपके सामने एक बेल आएगा, बेल का आइकन आएगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से फर्स्ट होगा ऑल। इस ऑल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, इस ऑल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो हमारी हर नई अपडेट आपके पास पहुंचती रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी रिपब्लिक डे।